गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वही हमारा हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे आज हम शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किस प्रकार विष्णुगुप्त जो उसके गुरु थे चाणक्य, उन्होंने एक बालक को लिया था उसके माँ बाप से कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। तो आज उससे आगे की कहानी, आज जो हमारा उससे आगे की कहानी हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार जो था वो एक सम्राट के रूप में स्थापित हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 322 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान जो था वो पंजाब की तरफ लगाया। और पंजाब में उसमें जो हमारा सिकंदर जा चुका था भारत से, और वहां पे जो उसका नियुक्त किया हुआ सेनापति था फिलिप, उसके काल में जो था वो अराजकता फैल गई थी। तो ऐसी दशा में जो फिलिप की हत्या कर दी गई। तो ऐसी दशा का फायदा उठाते हुए सबसे पहले जो चंद्रगुप्त था उसने पंजाब पर आक्रमण किया और उसको आसानी से उसने जीत लिया। उसके पश्चात उसने अपना ध्यान जो था वो फोकस जो मगध पे किया। तो 321 ईस्वी पूर्व में अभी यहाँ पीछे भी लगातार यही आपने ध्यान दिया होगा कि 322 और उसके बाद 321, तो बात हो रही है ईस्वी पूर्व की। तो 322 जो है वो पहले आया था और 321 बाद में आया था। 5वीं शताब्दी थी वो बाद में आई थी, और जो छठी शताब्दी थी वो पहले आई थी, क्योंकि ईस्वी पूर्व में बात हो रही है। तो 321 ईस्वी पूर्व में उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे आक्रमण कर दिया। वहां का राजा था उसमें धनानंद। तो धनानंद के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो धनानंद जो वो परास्त हो गया। उसके वो और उसके कई रिश्तेदार जो मारे गए। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को माफ कर दिया और उसको राज्य छोड़ने की इजाजत दे दी थी। उसके पश्चात जब उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो है हमारा जो ये अफगानिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पे जो यूनानी सेनापति थे सिल्यूकस, उसने 305 ईस्वी पूर्व में आक्रमण कर दिया। तो इस बार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उस जो युद्ध हुआ उसमें जो सिल्यूकस था वो हार गया और उसको जो अपने प्रदेश देने पड़े वो थे कंधार, काबुल, हिरात और साथ में बलूचिस्तान जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। और साथ में ही उसने जो अपनी पुत्री थी उसका विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैक्सथनीज जो था वो उसके दरबार में भेजा। ये 305 ईस्वी पूर्व की बात है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भेंट स्वरूप जो सेल्यूकस था उसको 500 हाथी भेंट स्वरूप जो वो भेंट किए थे। इस प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जो अपने साम्राज्य को जो एक जो राज्य को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया था, और उसका साम्राज्य जो काफी बड़ा बन गया था। और उसकी राजधानी क्या थी उस वक्त? पाटलिपुत्र थी। तो ऐसा है कि उसने जो 24 वर्ष तक जो शासन किया, और 24 वर्ष के बाद ऐसा माना जाता है कि उसने जो अपना राजपाट था वो अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया और स्वयं जो था अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया। और वहां उसने एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहां पे उसने उपवास करके अपना शरीर जो है उसका त्याग कर दिया। उसके पश्चात जो शासक आया वो आया बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो 273 ईस्वी पूर्व में मगध का सम्राट बना। वो भी अपने पिता की तरह वीर था। उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, दक्षिण की तरफ उसने काफी राज्यों में विस्तार किया, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक स्रोत जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो मेन घटना जो इसके शासनकाल की है वो ये है कि जब तक्षशिला में जो उसका पुत्र था, जो सब बड़ा बड़ा पुत्र था, उसका नाम था सुसीम। तो विद्रोह हो गया था तक्षशिला में। तो जो उसका बड़ा पुत्र था वो उस विद्रोह को कंट्रोल करने में असफल रहा था। तो उसने अशोक जो कि उस समय उज्जैन का गवर्नर था उसको भेजा था, उसने तक्षशिला के विद्रोह को
कंट्रोल करने के लिए। तो अशोक ने बड़ी सुगमता से उसको कंट्रोल कर लिया था और वहाँ पे शांति की स्थापना की थी। तो बिंदुसार के टाइम की जो मैन ये है कि उसने यूनान और जो मिस्र के जो शासक थे उनके साथ काफी अच्छे संबंध बनाए थे और विदेशों में भी अपने राजदूत जो भेजे थे। इसके ज्यादा जानकारी बिंदुसार के बारे में हमारे पास नहीं है। उसके बाद बिंदुसार के बाद जो उसका पुत्र था अशोक, वो बना 272 ईस्वी पूर्व में। 273 में बिंदुसार और 272 ईस्वी पूर्व में जो अशोक है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो वो मगध का सम्राट बना। तो जो अशोक है उसको तो हमारे इतिहास में बड़ा ज्यादा नाम है कि वो अशोक मान के नाम से भी जाना जाता है उसको। तो ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार जो था उसकी 16 रानियां थी और 101 जो थे वो पुत्र थे। जैसा अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था। तो 272 में उसको जो है वो राज दे दिया गया। लेकिन जो उसका राज तिलक है वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। कारण क्या था कि इन वर्षों में, उस 3 वर्षों में उसने अपने जो सभी भाई थे उनकी हत्या की, तब जाके वो अपनी गद्दी पे बैठ सका। तो उसने 231 ईस्वी पूर्व तक जो था मगध पर शासन किया। उसके काल की जो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है वो है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। जो कलिंग है वो वर्तमान में भारत का जो उड़ीसा प्रांत है वो कलिंग है। तो उसमें वहां का कौन राजा था इस संदर्भ में कोई हमारे पास जानकारी नहीं है इतिहास में कि कौन था राजा। लेकिन वहां के लोग जो थे वो काफी शूरवीरता के साथ लड़े और इस युद्ध में 1 लाख जो सैनिक थे वो मारे गए और 1.5 लाख के करीब जो सैनिक थे वो बंदी बना लिए गए। और इस युद्ध में अशोक जो था वो विजयी रहा। लेकिन जो इस युद्ध में इतना ज्यादा जो ये रक्तपात हुआ, इतना ज्यादा जो ये हानि हुई, उससे अशोक जो था उसके जीवन में बड़ा ज्यादा परिवर्तन हुआ। और उसने जो परिणाम निकला कलिंग युद्ध का, उसका पहला परिणाम तो यही निकला कि अशोक ने अब युद्धों से क्या कर ली, तौबा कर ली कि अब वो जिंदगी में दोबारा कभी युद्ध नहीं करेगा। मतलब उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। मतलब उसने धम्म का सिद्धांत जो पे वो चलना शुरू कर दिया, उसने धम्म की स्थापना की। अब धम्म क्या होता है मैं इसको आपको साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कि उसने व्यक्तिगत जीवन में भी उसने शिकार खेलना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, ऐश्वर्य छोड़ दिया और बड़ा जो सिंपल और सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वयं भी प्रयास किए और शासनात्मक रूप से भी काफी प्रयास किए। उसने धर्म की स्थापना की। मैं धर्म पहले भी आपके साथ बोला कि धर्म होता है बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना और आपका दान करना, अहिंसा, सत्य बोलना, धार्मिक सहिष्णुता। तो ये जो सब चीजें थी वो अशोक के धर्म में आती थी। और धम्म को लागू करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए उसने अशोक ने धर्म महामात्यों की नियुक्ति की और जो शिलालेख वगैरह लिखवाए वो इसमें ये सारा वर्णन किया हुआ है धर्म के सिद्धांतों का। और क्या किया उसने, लोगों के जन कल्याण के कार्य शुरू किए, सड़कें बनवाई, सराय बनवाई, पेड़ लगवाए सड़कों के इर्द गिर्द। और आपका लोगों के लिए तो साथ साथ उसने पशुओं तक के लिए भी अस्पताल जो थे खुलवाए। और क्या हुआ इससे, और क्या हुआ परिणाम कि इससे सैनिक अयोग्यता आई जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। जब अशोक ने युद्ध छोड़ दिया तो उसकी सेना भी को युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो जब बड़े साल तक जो सेना ने उसके युद्ध नहीं किया तो अपना वो सैन्य कौशल खोते गए। और ये जो सैनिक थे वो बाद में जो किसी भी आक्रमण का सामना नहीं कर पाए। और जो मौर्य का जो साम्राज्य था वो अशोक के समय तो सही रहा, लेकिन बाद में आने वाले समय में ये भी एक पतन का कारण बना जो युद्ध छोड़ने की नीति थी उसकी। अच्छा, अब बात कर ही लेते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो मौर्य हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य था कैसा।
तो सबसे पहले तो आता है राजा। तो राजा जो था वो मेन होता था, उसके मुंह से कई भी बात जो थी वही कानून होता था। किसी को भी क्षमा करना, किसी को भी दंड देना, किसी के साथ युद्ध करना, किसी के साथ संधि करना, ये सभी जो थी राजा का अधिकार क्षेत्र था। तो राजा की हेल्प के लिए होता था मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में जो उसके साथ होते थे, पहले होते थे प्रधानमंत्री, उसके बाद पुरोहित, सेनापति, फिर उसके बाद होता है संधिदाता। और संधिदाता मतलब जो उनका जो दिया वो शब्द है जिसको बोलते थे कोषाध्यक्ष, जो अपना ट्रेजरी वाला मालिक होता था वो। फिर होता था समाहर्ता, जो कि कर निर्धारित करता था, उसको बोलते थे समाहर्ता। फिर आता था दंडपाल। दंडपाल जो होता था, जो उसके जो पुलिस वगैरह होती थी जो स्थानीय तौर पे, उसका जो प्रमुख होता था उसको दंडपाल कहते थे। उसके बाद दुर्गपाल, जो किला की रक्षा करने के लिए होता था। फिर अमात्य। अमात्य मतलब न्याय और प्रशासनिक कार्य मंत्री। और उसके बाद कर्मांतिक, जो कर्मांतिक होता था जो कारखानों की देखभाल करता था। और उसके बाद होता था द्वारिक, जो गृह मंत्री होता था, उसको बोलते थे द्वारिक। आगे आती है प्रांतों की बात। तो जो अशोक मौर्य साम्राज्य था उसमें 4 प्रांत थे मेन। जो पहला प्रांत था उनका वो तो मगधी था, ठीक है, और राजधानी उसकी पाटलिपुत्र थी। दूसरा जो प्रांत था वो था उत्तर पश्चिमी प्रांत और उसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। जो तीसरा प्रांत था वो था पूर्वी प्रांत, और जो पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी थी उज्जैन। और चौथा था आपका दक्षिणी प्रांत, और दक्षिण प्रांत की राजधानी थी स्वर्णगिरी। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और है, जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध के बाद 5वां प्रांत भी जुड़ गया, और 5वां प्रांत कौन सा था? कलिंग। और जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोसली, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रांत हो गए। जो प्रांत का मुखिया होता था उसको बोलते थे कुमार, और जनरली जो थे वो राजकुमार वगैरह, जो राजा के पुत्र होते थे वही जो थे वो इन प्रांतों का कार्य वगैरह देखते थे। अगली बात आती है मौर्य साम्राज्य में जिला प्रबंध, ठीक है। तो जो जिला प्रबंध था, जिला को क्या कहा जाता था? जनपद। जो यूपी में आज तक भी जनपद ही कहा जाता है, जनपद। और जो यहाँ का प्रमुख जो मेन होता था उसको बोलते थे प्रादेशिक, जनपद का मुखिया। और उसके आगे 2 अधिकारी और होते थे, जिसको एक तो था राजुक। जो राजुक होता था वो कृषि, भूमि सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य देखता था। और जो लेखा अधिकारी जो होता था उसको बोलते थे युक्त, ठीक है। तो युक्त शब्द वहीं से निकला, जैसे उपायुक्त वो शब्द वहीं से आया है। आगे है नगरों का प्रबंध। जैसे मैंने कल भी आपको मैक्स की जो इंडिका उसमें बताया था कि जो 30 10 कमेटी होती थी, और उसमें जो होते थे 6 विभाग थे, 5 5 व्यक्ति होते थे एक एक में। जो पहला होता था वो शिल्पकारों और कारखानों वगैरह के बारे में देखता था। दूसरा जो विदेशी यात्रियों के बारे में देखता था। तीसरा जो होता था वो व्यापार वगैरह का काम देखता था। और चौथा जो होता था व्यापार के लिए नियमावली बनाता था। 5वीं समिति का कार्य होता था जो कारखानों में बनने वाली चीजों उसका निरीक्षण करना। और छठी जो समिति थी उसका जो बिक्री कार्य उसके संबंधी जो कार्य इकट्ठा होगा उसके बारे में जानकारी जो थी वो छठी समिति के पास होती थी। जो वित्तीय प्रबंध था, तो वित्तीय प्रबंध में जो मेन था वो भू राजस्व था। वो फसल का 1/4 भाग जो था वो भू राजस्व के रूप में आता था। वो उसका सोर्स था, इनकम सोर्स। उसके अलावा जैसे किसी को दंड दे दिया, कोई व्यापारी अमीर लोगों से कार ले लिया, चुंगी इत्यादि जो थी वो मेन जो था इनकम सोर्स थे अशोक साम्राज्य के। आगे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था जो राजा का काम होता था, राजा घूम घूम के देखता था कि किस किस को कोई किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। और अन्याय जो दंड थे वो काफी कठोर भी थे, मृत्यु दंड तक भी दिया जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता था कि मौर्य साम्राज्य में जो अपराध की दर जो थी वो बहुत कम थी। आगे आया गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचरों, पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल फैला हुआ था। इवन के राजकुमार और जो उच्च अधिकारी थे उनकी भी गुप्तचरी करवाई जाती थी। और 2 टाइप की संस्था होती थी। एक तो जो एक जगह घूमते रहते थे उनको क्या, जो एक स्थान पर रह के कार्य करते थे गुप्तचर, उनको बोलते थे संस्था। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम के कार्य करते थे उनको बोलते थे संचार। और जो आज के टॉपिक में जो लास्ट लेंगे हम वो था सैनिक प्रबंध। तो कल मैंने आपके साथ बताया भी था कि सैनिक प्रबंध में कौन कौन सी होता था। एक पैदल सेना होती थी,
घोड़सवार, हाथी, रथ सेना होती थी। जो मेन बात इसमें ये था कि सेना को वेतन दिया जाता था। जो सैनिक होते थे उनको 500 पाण तक का वेतन मिलता था, और जो सेनापति होता था उसको 48,000 पाण। जो पाण है वो एक चांदी का सिक्का होता था, जो कि एक तोला जो होता है हमारा तोला, उसका 3/4 भाग होता था। तो ये आज के वीडियो में यहीं तक। तो इससे आगे जो हम वीडियो जो वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अपने नोट्स जो हो कंसल्ट करें। थैंक यू।